गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एनटीएसपी का जो 17 टेस्ट था फिजिक्स वाला, उसका डिस्कशन अभी हुआ नहीं है, तो उसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। 25 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड करंट डेंसिटी जे हैव रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग जानते होंगे ई बराबर रो जे, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू जे। एक और रिलेशन होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि जे प्रोपोर्शनल टू ई, ये दोनों एक ही बातें हो गई। ई बराबर रो जे, और ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएं। करंट फ्लो कर रहा है, करंट को डबल किया गया और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी डबल किया गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, आई बराबर एन ई ए वी डी, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आई अपॉन एन ई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमने करंट को डबल कर दिया और साथ साथ हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एरिया को भी डबल कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये भी डबल और ये भी डबल, तो कोई भी नया नंबर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुमको ये काम नहीं आता है करना, तो तुम इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आई अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तुम कह सकते हो कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू i1 अपॉन i2, और a के इन्वर्सली है, इसलिए a2 बाई a1 होगा। तो करंट को डबल किया गया और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी देखिए डबल किया गया। पहले करंट I था, बाद में 2i किया गया। पहले क्रॉस सेक्शन A है, बाद में 2a किया गया। तो I से I और A से A कैंसिल होने के बाद आपका रेशियो बना 2/2, यानी कि 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये आसान था, सभी ने कर लिया होगा। बैटरी लगाई गई है एक रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस। रेजिस्टेंस वायर ए बी है, यहाँ पर आपको ए लिख लेना है, लिखा नहीं हुआ है, ए लिख लीजिए। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करंट डेंसिटी के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब करंट डेंसिटी I बाई ए होता है, और थ्रू आउट द वायर जो करंट होगा वो सेम रहेगा। ये देखिए पूरा एक ही वायर है, तो करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और वायर पतला मोटा भी नहीं हो रहा है, हर जगह पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, मतलब ए भी सेम रहेगा। और जब आई फिक्स है पूरे वायर में और एरिया भी पूरे वायर का फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको कहना चाहिए कि जे भी पूरे वायर का फिक्स होगा, वेरी नहीं करेगा। और वेरी ना करने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे करंट डेंसिटी भी वेरी नहीं करेगा। तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। A wire of certain material is stretched by slowly by 10%. तो न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जब किसी वायर को खींचा जाता है तो आर जो होता है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम L1 को 100 मान लेते हैं, तो L2 को 110 मान के हम करेंगे आराम से। तो ये हो गया 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। 11 बाई 10 का होल स्क्वायर यानी कि 121 बाई 100। So this ratio become 1.21. This is simply R2 by R1। इसलिए आप कह सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू 1.21 R1। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो क्योंकि शेप बदलता है इसलिए रेजिस्टेंस तो बदलता है, पर क्योंकि मटेरियल नहीं बदला गया है इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो नई रेजिस्टिविटी होगी वो पुराने वाले के बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है ना। तो 1.21 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थ्योरी का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। मास ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर, मास का रेशियो दिया हुआ है और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का रेशियो हमको फाइंड करना है।
तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, रजिस्टिविटी इंटू डेंसिटी और L स्क्वायर बाई एम, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि R जो है वो L स्क्वायर बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि R1, R2 और R3 का रेशियो लिखने के लिए हम ऊपर L का स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो ऊपर हम लेकर चलेंगे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 5 3 1, ठीक है ना। और नीचे हम लेके चलेंगे मास का रेशियो, यानी कि 1 3 5, ठीक है ना। तो 25:3:1/5। अब ये ऑप्शन में नहीं है मान लीजिए, तो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑप्शन चॉइस हो जाएगा 125:15:1, ये हो गया आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन भी ठीक माना जाएगा। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस का लेंथ और मास से रिलेशन पता होना चाहिए, तब ये हो जाएगा आराम से। यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको खींचा गया और लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो ये भी वही सवाल हुआ कि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा, यानी कि R2 और R1 का जो रेशियो होगा वो L2 और L1 के रेशियो में होगा। तो बाद में लेंथ को कंप्रेस किया गया है। Uniformly compressed along the length until its radius become n times, रेडियस पे जाना पड़ेगा। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की पावर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथ का नहीं था भाई, ये कंप्रेस करके रेडियस को n गुना बढ़ाया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि R2/R1 इज इक्वल टू रेडियस इनवर्स रेशियो में पावर 4 के साथ। तो पहले R था और बाद में NR कर दिया गया, तो R से R कैंसिल हो गया, तो ये 1/n की पावर 4 हो गया। R2/R1 1/n की पावर 4, सो वी कैन से दैट R2 इज इक्वल टू R1/n की पावर 4। ये बटे का निशान यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं R2 इज इक्वल टू R1/n की पावर 4। समझ में आ गया क्वेश्चन, सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। A wire of resistance R is bent into a ring of radius R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y हमको कैलकुलेट करना है। देखिए पहले ये वायर बिल्कुल सीधा था और इसका रेजिस्टेंस R था। अब इस वायर को हमने सर्कुलर बेंड कर दिया और बेंड करने के बाद इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन निकाल दिए और इस तरीके से हमने, अब ये दो पार्ट में बट गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। और अब जो R1 पार्ट है और जो R2 पार्ट है वो आपस में पैरेलल में आ गए, क्योंकि R1 भी X और Y के बीच में लगा हुआ है और R2 भी X और Y के बीच में लगा हुआ है। तो अब ये दोनों वायर किस में आ गए बताइए, पैरेललिटी में आ गए। तो अब हमें X और Y के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको R1 चाहिए, R2 चाहिए, और क्योंकि R1 R2 पैरेलल में है इसलिए जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से कैलकुलेट किया जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन आपके हिसाब से कैसा है देखिए जरा। मान लीजिए कि ये पार्ट R1 है और ये पार्ट R2 है, ठीक है ना। ये देखिए पार्ट अपने मान लिए, एक छोटा पार्ट R1 वाला और एक बड़ा पार्ट R2 वाला, ठीक है ना।
तो आप इस डायग्राम को देखकर ये तो कहेंगे ना कि R1 और R2 का जो सम है वो क्वेश्चन में R के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे वाले डायग्राम में। नीचे वाले डायग्राम में आप अच्छी तरह जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल होता है, क्योंकि एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट के लिए रेडियस तो देखिए सेम है, ये देखिए। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ जो होती है वो एंगल के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बहुत साफ है कि R2 और R1 का जो अनुपात होगा वो θ2 बाई θ1 के अनुपात में होगा। तो θ2 को आप क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा, और θ1 को आप क्या लिखेंगे, अल्फा। क्योंकि R2 की तरफ θ2 माना जाएगा, ये देखिए ये एंगल θ2 माना जाएगा, और R1 की तरफ ये एंगल θ1 माना जाएगा। तो θ2 की जगह पर 2 पाई माइनस अल्फा होगा, जबकि θ1 की जगह पर अल्फा होगा। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि R2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा R1, ठीक है ना। अब इसको हम अपने फर्स्ट रिलेशन में रख देंगे तो हमको R1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट रिलेशन में देखिए, लिखिए R1 प्लस R2 की जगह पर 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा R1, ठीक है ना। R1 को आप कॉमन ले लीजिए, R1 को कॉमन लेने पर आपको मिलेगा 1 प्लस 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। तो ये हो गया R1, और यहाँ नीचे अल्फा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये प्लस अल्फा और माइनस अल्फा देखिए कैंसिल हो गया। तो R2 की वैल्यू आ चुकी, सॉरी हाँ, ये रिलेशन हमारा जो रिलेशन 2 है इसको हमने रखा है पुट इन 1 में, ठीक है ना। तो 1 में रखा, तो 1 क्या है बताइए, R1 प्लस R2 की जगह पर R2 की ये वैल्यू रख दी, और इज इक्वल टू R, ये जो निशान है वो गलत लगा है, इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, ठीक है ना। तो R1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, R1 इज इक्वल टू अल्फा R अपॉन 2 पाई, अल्फा R अपॉन 2 पाई। तो अगर R1 की वैल्यू हमको मालूम हो गई है तो R2 की वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि हम R1 की वैल्यू को 2 में रख देंगे। पुट R1 इन 2। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो गया भाई। ये सवाल तो ऐसा था जैसे आपको आंसर पहले से मालूम होता तो आप टिक कर देते, अदरवाइज सॉल्व करने में तो 2-3 क्वेश्चन के बराबर का समय ये लेने वाला क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप करना चाहिए। तो हमने R1 को इक्वेशन 2 में रख दिया, तो हमको R2 की वैल्यू मालूम पड़ गई, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, और R1 की जगह पर अल्फा R अपॉन पाई। तो यहां से सिर्फ अल्फा से अल्फा ही कट पाया, और ये 2 पाई माइनस अल्फा और फिर R अपॉन पाई। वन प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा कट गया, तो R1 की वैल्यू अल्फा R अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको हमने यहाँ रख दिया, अल्फा R अपॉन 2 पाई, R1 अल्फा R अपॉन 2 पाई, ये देखिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा गया है। अब R1 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया, तो यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई, बस सही हो गया, ठीक है ना। तो ये R2 भी आ गया। अब एक्स वाई के क्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है, एक्स वाई के क्रॉस वो कैसे लिखा जाएगा,
पैरेललिटी होने की वजह से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो R1 जो कि अल्फा R अपॉन 2 पाई है, और R2 जो कि 2 पाई अल्फा टू पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, उसके बाद R, उसके बाद अपॉन में 2 पाई, ठीक है ना। और इसके बाद पूरे के अपॉन में इन्हीं दोनों का प्लस करेंगे, तो अल्फा R अपॉन 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा R अपॉन 2 पाई। तो ऊपर से देखिए जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, चलिए ऊपर तो खैर कॉमन की कोई बात नहीं है, अल्फा है और 2 पाई माइनस अल्फा है, अल्फा है और 2 पाई माइनस अल्फा है, और 2 बार ये R है, और नीचे यहाँ पर 2 बार 2 पाई है, ठीक है ना। और अब आ जाइए नीचे वाले में, तो नीचे वाले में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है R अपॉन 2 पाई। R अपॉन 2 पाई कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट में बच रहा है वो बच रहा है अल्फा प्लस R अपॉन 2 पाई, दोनों में कॉमन आ गया, तो जो बचा वो बचा अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये अल्फा प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक R से R कैंसिल हो गया, समझिएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचा, अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा, और ऊपर एक R बचा, और नीचे 2 पाई ये बचा और 2 पाई ये बचा, यानी कि नीचे बचा 4 पाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भाई थोड़ा आपके लिए लेंदी हो गया, और ये क्वेश्चन अगर आप इसका आंसर याद नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना चाहिए, इसके बदले में 2-3-4 क्वेश्चन आप दूसरे कोई सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तार सीधा था, इसमें हमने 2 टुकड़े मान लिए, एक R1 और एक R2, तो R1 और R2 का जो सम है वो R के बराबर दिया हुआ है। अब उसी तार को मोड़ दिया गया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्शन जोड़ दिया गया। इस प्रकार से ये वायर भी XY के बीच में है और ये वायर भी XY के बीच में है। इस प्रकार से अगर इसका रेजिस्टेंस हम R1 माने और इसका रेजिस्टेंस हम R2 माने, तो आपको कहना चाहिए कि R1 R2 पैरेलल में होंगे। अगर पैरेलल में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। अब हम ये कह तो दिया हमने, लेकिन अभी हमको R1 R2 मालूम कहाँ है, तो उसको मालूम करने के लिए हमने यहाँ से शुरू किया, इस डायग्राम को देखा और हमने कहा कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल होता है। इस प्रकार से R2 बाई R1 बराबर हो जाएगा θ2 बाई θ1। जो θ2 है, R2 की तरफ वाला एंगल θ2 है, ये है 2 पाई माइनस अल्फा, और R1 की तरफ जो एंगल है वो अल्फा है, इसलिए R2 अपॉन R1 बराबर दिस अपॉन दिस हो जाएगा। इस प्रकार से R2 बराबर इतने R1 हो जाएगा। R2 बराबर इतने R1, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। R2 की जगह पर हम ये चीज़ रख देंगे, तो पूरी इक्वेशन में यहाँ भी R1 हो जाएगा, यहाँ भी R1 हो जाएगा। ये देखिए R1 कॉमन आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा ही सॉल्व करने के बाद आपका R1 का मान आ जाएगा अल्फा R अपॉन 2 पाई। अब इस अल्फा R अपॉन 2 पाई जो R1 का मान है, उसको जो हम यहाँ रख देंगे तो R2 आ जाएगा। हाँ, ये R1 को हमने यहाँ रख दिया तो R2 आ गया। R2 आ गया, यहाँ पर 2 नहीं लिखा था मैंने, इसलिए रिजल्ट हमारा गलत होने जा रहा था। अब सही हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 पाई माइनस अल्फा R अपॉन 2 पाई। R2 की वैल्यू प्रॉपरली आ जाने के बाद अब X और Y के बीच नेट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 रख दिया, R2 रख दिया, R1 प्लस R2 रख दिया, थोड़ा सा कॉमन अमन लेके सॉल्व किया, और इजीली सॉल्व तो खैर इजीली हो रहा है, लेकिन एक्चुअली लेंथ में बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को आप याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, चलिए जल्दी करिए, इसमें टाइम बहुत लग गया। कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री के रेजिस्टेंस का 3 गुना हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये देखिए कहना चाहते हैं 3R0,
ये 0 डिग्री पर है और ये उसका 3 गुना बता रहे हैं। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ बता रहे हैं और टी हमको फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री का 3 गुना हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ है। ये इधर लेकर आएंगे तो 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इस प्रकार से t इज इक्वल टू 2/4 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे और नीचे हो जाएगा 4। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये काम 500 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सवाल अच्छा है, फार्मूला मालूम होगा, ये वाला फार्मूला पता होगा तो सबका हो गया होगा। Two resistance R1 R2 are made of different material. The temperature coefficient of material are R1 अल्फा और R2 का माइनस का बीटा है। The resistance of series combination of R1 R2 will not change with temperature. अगर R1 R2 का रेशियो कितना है? अच्छा सवाल हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमने लिखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को बढ़ाकर T डिग्री कर दिया गया। T डिग्री कर दिया तो दोनों के रेजिस्टेंस बदल जाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि टोटल रेजिस्टेंस ना बदले। टोटल रेजिस्टेंस ना बदले यानी कि पहले जो टोटल रेजिस्टेंस था वो बाद वाले टोटल रेजिस्टेंस के बराबर रहे, ये कहना चाहते हैं। ये 0 डिग्री पर टोटल है और ये T डिग्री पर टोटल है। चलिए भाई, R1 और R2 का रेशियो हमको निकालना है, आराम से निकल आना चाहिए। जो हो गया R1 डैश को लिखेंगे R1 1 प्लस अल्फा T और R2 डैश को लिखेंगे R2 1 माइनस बीटा T, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अल्फा है जबकि इसका कोफिशिएंट माइनस का बीटा है। तो R1 प्लस R2 का जो सम आ रहा है वो आ रहा है R1 प्लस R1 अल्फा T और प्लस R2 माइनस R2 बीटा T। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। R1 से R1 और R2 से R2 कैंसिल हो गया तो इधर तो 0 और इधर आ गया R1 अल्फा T माइनस R2 बीटा T, ये इधर आ जाएगा। तो R2 बीटा T इज इक्वल टू R1 अल्फा T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो बीटा बाई अल्फा। देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। R2 नीचे जाएगा और यहाँ अल्फा नीचे आएगा तो R1 अपॉन R2 बराबर बीटा बाई अल्फा। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो गया हो, कुछ फार्मूले लिखने में कुछ गलती हो गई हो, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन अ कंडक्टर हैज बीन शोन इन डायग्राम। अच्छा भाई, ये तो ओमिक सर्किट है, ओमिक डायग्राम है। इसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन आई, और V अपॉन आई को R बोलेंगे, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस भी 4। ये देखिए ये 4 और ये भी 4, तो ये कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, स्लोप पर आधारित है। स्लोप को हम क्या कहते हैं? स्लोप को हम कहते हैं tan थीटा, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि V अपॉन आई। V अपॉन आई को हम R कहते हैं और परपेंडिकुलर भी 4 है और बेस भी 4 है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों में से सभी ने इसको उम्मीद है कि कर लिया होगा। एक सेकेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसको पहले खुला रखा गया है, देखिए ऐसे, और बाद में इसको क्लोज कर दिया। मतलब पहले टूटा है कनेक्शन और बाद में कनेक्शन जोड़ दिया, तो दोनों बार कितना कितना रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए जब ये कनेक्शन टूटा हुआ है तो ये ब्रांच तो बेकार ही हो गई,
क्योंकि ये ब्रांच तो यहाँ खुली हुई लटकी रहेगी यहाँ पे ऐसे, तो 8 ओम वाली ये ब्रांच बेकार हो गई। तो अब जो बचा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए से शुरुआत करें तो ये देखिए, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम, 6 और ये 12 ओम, और ये दोनों सी पे ख़त्म हो रहे हैं और डी पे ख़त्म हो रहे हैं, और सी और डी एक्चुअली एक ही पोटेंशियल पर होंगे क्योंकि दोनों एक आइडियल वायर से जुड़े हुए हैं, इसलिए सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि 6 ओम भी ए सी के बीच में है और 12 ओम भी ए सी के बीच में है, क्योंकि जो डी है वो सी या सी को डी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों एक आइडियल तार से जुड़े हुए हैं। उसके आगे जब देखें तो आगे की जो दोनों हैं वो भी ऐसे जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे जुड़े हुए हैं। देखिए, ये हो गया 12 ओम वाला और ये हो गया आपका 6 ओम वाला, और इन दोनों को आप देखें तो ये भी डी बी के बीच में और ये सी बी के बीच में, और सी और डी के पोटेंशियल सेम है, यानी कि जिस टर्मिनल से ये जुड़े हैं उस ये जुड़ा है उसी टर्मिनल से ये भी जुड़ा हुआ है। तो अब आप देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, और जो आएगा वो दोनों सीरीज में। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 पैरेलल में है, और ये दोनों भी पैरेलल में हैं, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 है ना, तो ये हो गया 72/18, और ये भी 72/18, यानी कि ये हो गया 4 एंड 4, तो ये हो गया आपका 8 ओम। हो गया बड़े आराम से। अच्छा, अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में कहा गया है कि इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। जोड़ दिया तो बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 8 ओम है वो सीधे ए और बी के बीच में जाके जुड़ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, बाकी सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, ये देखिए जो पहले से ही हमने बता दिया है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, उसके बाद ये है और ये है, ये पॉइंट बी है, ये 6 और 12 ओम, ये 12 और 6 ओम, ठीक है ना। और जो ये वाला 8 ओम है वो पूरा पूरा ए और बी के बीच में बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ा हुआ है 8 ओम, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए 4 ओम और ये भी 4 ओम मिलकर हो गए 8 ओम, वो निकला हुआ है। तो यानी कि अब फाइनल डायग्राम होगा, अब जो फाइनल डायग्राम होगा ए और बी के बीच का, वो ऊपर 8 ओम और नीचे भी 8 ओम, और 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आधा हो जाएगा, 8/2, 8/2, यानी कि ए और बी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4 ओम। 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों ने इसको छोड़ा भी होगा मेरे ख्याल है, क्योंकि सर्किट देखकर कभी कभी आप लोग घबरा जाते हैं। में घबराने की बात मत रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सर्किट आता है वो बहुत कठिन नहीं आएगा, और ऐसे सर्किट्स में अक्सर कोई 2 पॉइंट आइडियल वायर से जुड़े होते हैं, इसलिए उन दोनों को आप सेम नाम दे दिया करिए, मतलब ये सी नाम दे दीजिए और डी को भी सी नाम दे दीजिए, और तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हैं तो आप परफॉर्म करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कहाँ है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, यहाँ पर हमारी स्लाइड में ए बी लिखा नहीं है असल में, इसको देख के लग रहा है ये ए है, और यहाँ देख के लग रहा है कि ये बी है, और ये रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं, इसको क्वेश्चन में पेपर में देखना पड़ेगा। रुक जाइए, पेपर में देख के बता रहे हैं। चलिए, पेपर में मैंने इसके डायग्राम को देख लिया है, और ये
क्या है ये बताता हूँ। ये ए है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये बी है और ये भी यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस ये है, और इन दोनों के बीच में ये जो जगह है वो डायरेक्टली ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। तो अगर हम इस ज्वाइंट को x माने तो ये आइडियल तार होने की वजह से ये भी क्या होगा बताइए, x होगा। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस भी a x के बीच में है और ये रेजिस्टेंस भी a x के बीच में है। ये रेजिस्टेंस भी a x के बीच में, ये यहाँ से ऐसे जोड़ा गया है। ये रेजिस्टेंस भी a और x के बीच में है। इस प्रकार से ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो अगर हम a से चलेंगे तो एक 2 ओम और एक 2 ओम दोनों पैरेलल में, और ये दोनों a और x के बीच में है। इस प्रकार से हम इन दोनों को देखें तो ये रेजिस्टेंस भी b x के बीच में, और ये रेजिस्टेंस भी ये देखिए b और x के बीच में है, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल में है। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये रहा आपका b। ये दोनों a और x के बीच में फंसे हैं और ये दोनों b और x के बीच में फंसे हैं। जबकि सबसे किनारे ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाया जा रहा है वो देखिए डायरेक्टली a और b से कनेक्टेड है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो a और b के बीच में लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये भी 2 ओम है। ये 2 और 2 1 बन जाएगा, पैरेलल में है। ये 2 और 2 1 बन जाएगा, पैरेलल में है। 1 और 1 सीरीज में है, तो ये टोटल हो गया 2। तो a से आगे यहाँ पर लगा हुआ है 2 ओम और नीचे भी यहाँ पर 2 ओम है। तो 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन आधा कर दीजिए, 2/2 यानी कितना हो गया, 1 ओम। ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो इसमें हमको स्लाइड नहीं मिली ठीक से, तो इसकी वजह से मैंने को पेपर में जाके देखना पड़ा कि ये क्या सर्किट है। ये सर्किट यहाँ बना हुआ है, क्वेश्चन ये बेहद अच्छा है। आगे चलेंगे। If the ammeter in the given circuit reads 2 एम्पियर, the resistance R, ammeter की रीडिंग 2 एम्पियर है, यानी कि जो मेन करंट दी है वो 2 एम्पियर है। मेन करंट का फॉर्मूला सभी लोगों को मालूम होगा, EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, ठीक है। EMF 6 वोल्ट है। R एक्सटर्नल जो है वो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके आगे प्लस सीरीज के साथ R है। ये देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसके साथ सीरीज में ये देखिए ये R है। तो ये हो गया R एक्सटर्नल, और R इंटरनल यहाँ कहीं है नहीं। तो ये जो भी लिखा हुआ है वो पूरा R एक्सटर्नल है। तो ये 2 = 6 अपॉन ये 18 और बाई 9, तो ये बन गया 2 + R। तो आप कह सकते हैं 2 + R = 3। हाँ, इससे काट दीजिए इसको, तो ये 3 बन गया, और ये 2 + R इधर आ गया, और ये कट के यहाँ 3 बना दिया। तो R = कितना आ गया बताइए, 1 ओम। तो ये क्वेश्चन भी आप में से सभी लोगों ने लगभग कर लिया होगा। कह रहे हैं कि 2 एम्पियर पर कितनी करंट जाएगी फाइनली इसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है तो कैपेसिटर जब धीमे धीमे चार्ज होता है तो यहाँ भी करंट जाता है और यहाँ भी करंट जाता है, लेकिन जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो अपनी ब्रांच में करंट को आने नहीं देता। तो हम यहाँ पर करंट नहीं भेजेंगे, यानी कि जो करंट हम यहाँ से निकालेंगे वही हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है ना। और उसी को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ भेज देंगे I1 और यहाँ भेज देंगे I2, और हमें I1 फाइंड करने को कहा गया है फाइनली, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करें, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। फाइनली करंट
फाइनली करंट इन सी ब्रांच विल बी 0। सी ब्रांच में फाइनली कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए जो मेन करंट निकलेगा वो हम ऐसे निकालेंगे, EMF अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। EMF है आपका 6 वोल्ट। पहले हम आर एक्सटर्नल निकाल लें जरा। आर एक्सटर्नल जो कि 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 2 × 3 अपॉन 2 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 6/5 1.2 ओम। ठीक है ना। अब हम यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं, देखिए। तो EMF है 6 वोल्ट और आर एक्सटर्नल है 1.2 और आर इंटरनल है 2.8। तो ये बन गया 6/4। 6/4 का मतलब हो गया 3/2। मेन करंट हमने निकाल लिया। अब हमें इसको दो भागों में बांटना है और I1 हमको फाइंड करने को कहा गया है। तो पैरेलल में जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, यानी I1 और I2 का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा, उल्टा अनुपात होगा। I1:I2 = 3/2, उल्टा रेशियो होगा। इसलिए I1 की वैल्यू कितनी आएगी? मेन करंट I को हम 3 + 2 भागों में बांट लेंगे और इनको 3 हिस्सा दे देंगे। I1 का हिस्सा 3 है टोटल में से। तो ऊपर जो करंट है वो कितना आया है? 3/2 आया है। 3/2 और नीचे 5 है और ऊपर ये वाला 3 है, तो ये बना 9/10 और 9/10 मतलब 0.9 एम्पियर। तो सवाल ये सिंपल है, हो गया होगा, लगभग सभी से हो गया होगा। करंट के बंटवारे में गलती हुई होगी शायद किसी की, ये गलतियां ना करें। पैरेलल में अगर दो ब्रांचेज हैं तो उनमें करंट इनवर्स रेशियो में जाता है, यानी जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम जाता है, उल्टा रेशियो में जाता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें एक नेटवर्क इधर है, एक नेटवर्क इधर है, यहाँ पर भी वही है, एक ब्रांच इधर है और एक ब्रांच इधर है। तो जब दो लूप हों और वो एक ही, जब दो लूप होते हैं और वो एक रास्ते से जुड़े होते हैं, मतलब जाना ही जाना हो पाता है, आना नहीं हो पाता है, तब यहाँ पर कभी कोई करंट नहीं जाता। ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में भी डाल रखे हैं और कई बार आपको हमने बताए भी हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक लूप है और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और लूप है। ये रेजिस्टेंसेस दोनों लूप में जैसे भी चाहे आप लगा के एग्जाम्पल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे ये एक ब्रांच और लगाई गई है, तो इस ब्रांच में कभी करंट नहीं जाएगा। जब लूप 1 और लूप 2 एक ही रास्ते से जुड़े होंगे तो करंट के जाने का रास्ता होगा लेकिन आने का नहीं होगा, या आने का होगा तो जाने का नहीं होगा, और ऐसे में उस ब्रांच में कभी करंट नहीं जा सकती है। तो इस बीच वाली ब्रांच में आपको करंट 0 लेना होगा, यानी कि इस लूप का I1 इसी में रहेगा और इस लूप का I2 इसी में रहेगा। इसका I2 इसमें नहीं भटके जाएगा, इसका I1 उसमें नहीं भटके जाएगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर करंट विल बी 0, आंसर विल बी 0। सी ऑप्शन सही है। ये एक मीटर ब्रिज है, L1 को 55 बताया गया, इसको 3 बताया गया और इसको Q बताया गया। उसके बाद इन्होंने इसके साथ सीरीज में X ओम और लगा दिया, तो ये लेंथ बढ़कर 75 हो गई। तो क्वेश्चन है कि X की वैल्यू क्या होगी। चलिए, जो पहला डायग्राम है उसके हिसाब से जो आपके सामने बना हुआ है, P/Q = L1/L2, तो 3/Q = ये 55 है, 55 है तो वो कितना होगा? 45 होगा। दिस इज 55, देन इट विल बी 45। पूरा 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर लंबा होता है, तो ये 55 सेंटीमीटर है लेंथ, तो ये कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर।
तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 11/9 आ गया। तो यहाँ से Q की वैल्यू 27/11 ओम हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब आ जाइए अगले स्टेप का डायग्राम बनाते हैं। ये P है 3 ओम, इसके साथ सीरीज में X ओम और लगा दिया। Q जैसे था वैसे ही रहने दिया। और अब जब बैलेंसिंग चेक करी तो अब जो नई बैलेंसिंग आई वो 75 सेंटीमीटर पर आई। अगर ये 75 है तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। बैलेंसिंग का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो, डिफ्लेक्शन 0 हो। तो अब बताइए क्या बनेगा। लेफ्ट साइड में 3 + x अपॉन में 75 इज इक्वल टू राइट साइड में q अपॉन 25। तो 3 + x अपॉन में 3 कर लीजिए इज इक्वल टू q कर लीजिए, क्योंकि 25 से इसको काटेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो 3 + x अपॉन 3 इज इक्वल टू 27/11। सो 3 + x इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 81/11, इसलिए x इज इक्वल टू 81/11 - 3। तो 81 - 33 अपॉन 11, तो ये कितना हो गया 47/11 ओम हो गया। तो आसानी से हो गया होगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहले डायग्राम को देखकर ये लगा दीजिए फंडा, और दूसरे डायग्राम को देखकर फिर से वही फंडा लगा दीजिए। फंडा क्या है, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में लेफ्ट रेजिस्टेंस अपॉन लेफ्ट लेंथ बराबर राइट रेजिस्टेंस अपॉन राइट लेंथ। सिंपल सा फंडा होता है, यही एक फार्मूला मीटर ब्रिज में हर सवाल को सॉल्व कराता है। वी हैव अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, जिसको हमने शंट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 25 ओम, मतलब जो G का मान है वो कितना है 25 ओम है। और इसके पैरेलल में हमने शंटिंग कर दी, और शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसको इन्होंने बताया 2.5 ओम, 2.5 ओम, ठीक है ना। अब इनका कहना है कि जो मेन करंट है उसका कितना हिस्सा G वाली ब्रांच में जाएगा। तो क्या आपको I और I1 में रिलेशन मालूम है? अगर हम I लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं S + G/S × I1, और इसीलिए इस फैक्टर को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि I1 में अगर हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो मेन करंट आ जाता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। शंट 2.5 और गैल्वेनोमीटर 25 ओम का है अपॉन 2.5 I1। इस तरीके से I इज इक्वल टू 27.5 अपॉन 2.5 I1। So I is equal to 275 upon 25 I1. So you can say that 8 3 11 11 I1। इसलिए I1 और I का जो अनुपात होगा, I1 मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर में गई, और I मतलब मेन करंट, बाहर वाली करंट। तो ये रेशियो बना 1/11, और यही हमसे पूछा गया है। इन्होंने बाहर वाले को I0 बोला है और यहाँ वाले को I बोला है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, नोटेशन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट देखिए। सवाल ये बेहद अच्छा है, बहुत सारे लोगों का छूटा होगा। टू वेरीफाई ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है। R1 और R2 में से R1 हाई रेजिस्टेंस है और R2 लो रेजिस्टेंस है। R1 वेरी हाई रेजिस्टेंस है, ये देखिए वेरी हाई रेजिस्टेंस, और R2 जो है वो लो रेजिस्टेंस है। अब हमें टेस्ट रेजिस्टेंस पर करंट और वोल्टेज को चेक करना है, ओम्स लॉ को चेक करना है। तो ओम्स लॉ को चेक करने के लिए अमीटर सीरीज में होना चाहिए, अमीटर सीरीज में होना चाहिए। और ये देखिए ये इन्होंने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा रखा है। यहाँ पर देखिए फिर से वही गलती की है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एमीटर होना चाहिए, ये एमीटर का निशान नहीं है। ये देखिए R1 बहुत बड़ा है और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में होना चाहिए, तो ये वोल्ट मीटर सही है और सही जगह पे लगा है। और ये अमीटर भी बिल्कुल सही है, ये देखिए अमीटर बिल्कुल सही है और सही जगह पर लगा है। ये वोल्ट मीटर सही है पर गलत जगह पे लगा है, ये वोल्ट मीटर ही गलत है, ये वोल्ट मीटर है और वो भी गलत जगह पे लगा, ये वोल्ट मीटर ही गलत बना है, जगह तो गलत है ही है, वोल्ट मीटर भी गलत बना है। वोल्ट मीटर के साथ कब कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। और अमीटर कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो देखिए ये सही वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, और ये सही अमीटर गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, और जगह भी बिल्कुल सही है। अमीटर मेन ब्रांच में होना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेललिटी वाली ब्रांच में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जरा इसको देख लेते हैं। ये अमीटर ही गलत बना है, लगा होगा तो बात की बात है, लगा तो सही जगह, ये तो कह नहीं सकते। ये अमीटर ही गलत बना है और ये वोल्ट मीटर ही गलत बना है, क्योंकि इसके साथ लो रेजिस्टेंस लगा है तो ये वोल्ट मीटर है ही नहीं, और इसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगा है तो ये अमीटर है ही नहीं। तो जब ये वोल्ट मीटर और ये अमीटर है ही नहीं तो ये बताने की बात ही नहीं है कि कौन सही जगह लगा कौन गलत जगह। जब दोनों ही गलत बने ही हैं तो लगने से क्या फर्क पड़ता है, जब गलत बने हैं तो लगाना ना लगाना बेकार है। ये देखिए हमें इस गैल्वेनोमीटर की से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो चाहिए 1 मिली एम्पियर। अब हमें इस गैल्वेनोमीटर से 1 ओम रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। तो 1 ओम रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप इसको भूल जाइए, केवल इतना देखिए, बस इतना देखिए, वो भूल जाइए आप, इसको भूलिए, बस इतना। ये देखिए यहाँ पे लिख लो 0 वोल्ट। तो हमें 1 वोल्ट का वोल्टेज नापना है, तो उसके लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस R1 लगाया गया। तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, V/IG - G। ये फॉर्मूला लगभग सभी को तैयार होगा। V 1 वोल्ट और ये 1 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट किया गया 50, तो ये 1000 माइनस 50 हुआ तो ये हो गया 950। This become 950 ओम, ठीक है ना। आइए अब आप आ जाइए किस पे, अब हमको इस गैल्वेनोमीटर को से 10 वोल्ट का वोल्टेज नापना है। तो यानी कि अब आप इस पूरे पे ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हमें 1 वोल्ट नापना था तो इतने पे ध्यान दिया था, अब हमें 10 वोल्ट नापना है तो इस पूरे पर ध्यान दीजिए। पूरे पर ध्यान देंगे तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो दो रेजिस्टेंस लगे हैं वो दोनों मिलकर कितने हैं बताइए। R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा, V/IG - G। तो R1 प्लस R2 V10 और ये 1 मिली एम्पियर और ये 50, तो ये हो गया आपका 3 0 ये आ गए और 50, तो ये कितना हो गया 9950।
और ये R1 प्लस R2 का मान है, यानी कि 950 प्लस R2, हमें R2 फाइंड करना है। तो R2 इज इक्वल टू 950 और माइनस 950, तो कितना हो गया बताइए, 9000 ओम। तो ये सवाल बेहद अच्छा और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हमें इस गैल्वेनोमेट्रिक रेंज को 1 वोल्ट करना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए था, और जब 10 वोल्ट करना है तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे ध्यान देना चाहिए। जब केवल 1 वोल्ट तक नापना है तो R1 लगेगा, R2 को मत देखिए। और जब 10 वोल्ट नापना है तो दोनों सर्किट में शामिल रहेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। B1 B2 B3, देखो जब हम की को जोड़ते हैं तो कौन से बल्ब डिम हो जाते हैं, जो पैरेलल में होते हैं वो डिम हो जाते हैं, जो सीरीज में होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। ये काम तब का है जब हम की को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा, आप जैसे रूम में पढ़ रहे हैं और किसी ने हीटर ऑन कर दिया तो आपका बल्ब डिम हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलल में आपके साथ हीटर के साथ पैरेलल में लगा होता है। और मेन ब्रांच का बल्ब जो आप कभी देखते नहीं है वो ब्राइट हो जाता है, क्योंकि मेन ब्रांच में बल्ब लगाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसको ऑन करने से ये डिम हो जाएगा और ये ब्राइट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसको ऑफ करने से क्या होगा, तो जब ऑफ करेंगे तो जो डिम हो गया था वो दोबारा ब्राइट हो जाएगा, और जो ब्राइट हो गया था वो फिर से डिम हो जाएगा, तो B2 ब्राइट हो जाएगा और B1 डिम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एकदम लास्ट पेज में इस सवाल को डिस्कस करते हैं हमेशा। आप बुकलेट देखिए, उसमें आपके सवाल मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, इस बल्ब को ऑन करने पर जो इसके पैरेलल में होते हैं वो डिम हो जाते हैं, और जो मेन ब्रांच में होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। तो ये सवाल उल्टा है कि इसको हम अगर ऑफ कर दें तो क्या होगा तो जो डिम हो गया था वो ब्राइट हो जाएगा वापस, और जो ब्राइट हो गया था वो वापस डिम हो जाएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्टुअल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों के अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई है। तो क्वेश्चन है कि पावर कंजम्पशन किस रेशियो में होगा। देखिए यहाँ पर 3R और 6R है, ये देखिए इसका ये जो है वो इसका डबल है। तो यानी कि अगर हम करंट भेजें तो यहाँ पर अगर I भेजें तो यहाँ पर करंट हम कितना भेजें बताइए, 2I भेजें। हाँ बिल्कुल उल्टा रेशियो होता है, जो डबल रेजिस्टेंस है तो I करंट, तो हाफ वाले में डबल करंट। ठीक है ना, तो अगर ये I और ये 2I है तो इस पर जो करंट होगा वो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 3I बनाएंगे। अब A पर पावर कंजम्पशन, अब पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, I स्क्वायर R होता है। तो PA PB और PC का रेशियो I लिखते जाइए और R लिखते जाइए। तो I को क्या लिखेंगे, 2I स्क्वायर, और R को लिखेंगे 3R। अब B पर आ जाइए, B पर आ जाइए ना, I को लिखेंगे I स्क्वायर और इसको लिखेंगे 6R। अब C पे आ जाइए, I को लिखेंगे 3I और R को लिखेंगे R जो है वो लिखेंगे, और क्या। तो यहाँ पर ये 4 से 12I स्क्वायर R, और ये बना 6I स्क्वायर R, और लास्ट में ये बना आपका 9I स्क्वायर R। तो रेशियो बना आपका 12:6:9। चलिए कॉमन चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन चीज से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया मान लो, तो ये बन जाएगा 4, और ये 2 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा। 4:2:3, 4:2:3। सी ऑप्शन सही। अच्छा सवाल है। इस सवाल में जिन लोगों ने मेन करंट में I माना होगा उनको थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसा हमेशा क्या करिए, मान लीजिए ये R है और ये उसका डबल है, ये कुछ भी है मान लो, और ये उसका डबल है। तो यहाँ पर अगर I करंट होगी तो यहाँ पर उसका, अरे भाई जो रेजिस्टेंस डबल है उसमें I मान लो, तो जो हाफ है उसमें 2I मान लो, उल्टा रहता है। और दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 3I। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
देखिए एक तार का नेटवर्क दिया गया है, यहाँ पर करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पे करंट नीचे जा रही है और यहाँ पे करंट टुवर्ड्स राइट जा रही है। अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लें और इसको थर्ड पार्ट मान लें, सेकंड से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और पॉइंट पी पर फील्ड इसकी वजह से नहीं होगा। हाँ, ये इसी की सीध में है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा। 1 की वजह से इनवर्ड और 3 की वजह से भी इनवर्ड। तो P पॉइंट पर जो B होगा वो B ड्यू टू 1 होगा और B ड्यू टू 3 होगा। वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखना है तो वेक्टर लगा के लिख लीजिए। फॉर्मूला बता दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी क्या, डी बाई 2। तो ये पूरी लंबाई d है तो ये d बाई 2 होगा और ये भी d बाई 2 होगा और डायरेक्शन इनवर्ड यानी माइनस के कैप, और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी की जगह पर d बाई 2 और डायरेक्शन होगी इनवर्ड, वो अभी भी मैंने बताया आपको। देखिए 1 की वजह से इनवर्ड और 3 की वजह से भी इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माइनस के कैप, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी के कैप और माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी और साथ में के कैप विद माइनस साइन। तो ये सेम है तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी के कैप। अरे भाई 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो ये 2 गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल माना जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में भी आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है काम, ऐसा भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। करें इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना पावर खर्चा होगा, तो पहले ये निकाल लो कि इस तार को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क होगा। वर्क निकाल के जितना टाइम लगे वर्क अपॉन टाइम कर देंगे तो पावर आ जाएगा, वर्क निकालना ही मेन बात है। तो पहले स्मॉल वर्क निकालिए एफ डी एक्स, और f का मतलब हो गया BIL/dx। आप कहेंगे लगता है आप इंटीग्रेशन मेथड करने जा रहे हैं। हाँ, हमें इंटीग्रेशन मेथड करना ही पड़ेगा क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, तो क्योंकि फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स भी लगातार वेरिएबल होगा, इसलिए वर्क इंटीग्रेशन मेथड से ही निकल सकता है। तो b की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं जो दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 और साथ में e की पावर -0.2x, ये देखिए वेरिएबल हो गया। और करंट जो सवाल में 10 दिया है और लेंथ सवाल में 3 दिया है और ये हो गया dx। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ये हो गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -3 और e की पावर -0.2 और साथ में आ गया इंटीग्रेशन के साथ में आ गया है कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है हमने और वेरिएबल को अंदर छोड़ दीजिए। हाँ, कांस्टेंट बाहर निकालिए 3 10 और ये 3 और 3 9 बाहर आ गया और ये 10 और ये 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -3 बच गया, बाहर आ गया और ये वेरिएबल है ये अंदर रह गया। तो देखिए वर्क आ गया। तो यहाँ पर यही थोड़ी सी परेशानी आपको आई होगी, e की पावर -0.2x का इंटीग्रेशन कर दिया और अपॉन में 0.2 आएगा, x के बगल में जो भी नंबर है उससे डिवाइड होगा और लिमिट लगेगी 0 से लेके 2 मीटर की, लिखा हुआ है सवाल में x बराबर 2 मीटर तक लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस साइन आ गया और ये 90 कर लो बाई 2 तो 45 कर लो, 45 समझ में आ गया होगा। अरे भाई पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, माइनस साइन बाहर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए अपर लिमिट रखने जा रहे हैं तो माइनस का 0.4 और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो
ई की पावर -0, ये देखो अपर लिमिट रख दिया x की जगह पर, और ये देखो लोअर लिमिट रख दिया x की जगह पर। तो -45 इंटू 10⁻³ इस सवाल में एक चीज हमको देनी चाहिए थी, उसको आप लिख लीजिए, इसकी वजह से सवाल नहीं हो पाया होगा, और वो चीज़ है 1/e⁴ की वैल्यू जो होती है वो 2/3 होती है। ये आप नोट कर लीजिए, आगे कभी ये सवाल अगर रिपीट होगा तो ये वैल्यू हम जरूर देंगे। e की पावर -0 1 हो गया, तो माइनस का 45 इंटू 10⁻³ और इसको लिखेंगे 2/3 और इसको लिखेंगे 1। अब ये उल्टा हो रहा है तो ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 45 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 1 - 2/3, ये हो गया 1/3। 45 इंटू 10⁻³ और साथ में आ गया 1/3, तो 15 हो जाएगा ना, तो आ गया 15 इंटू 10⁻³ जूल। ये यहाँ सवाल यहाँ पे कठिन हो गया। अच्छा, थोड़ा कठिन यहाँ पे तो वही हुआ, साथ में यहाँ पर ये वैल्यू तो किसी को नहीं मालूम है कि e की पावर 0.4 कितना होगा। e का मान होता है 2.71 और e की पावर 0.4 का मान तो आपके लिए निकालना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए ये चीज जरूर दी होनी चाहिए। ये नहीं दिया गया, ये एक प्रकार की फॉल्ट है। आइए अब यहाँ से यहाँ तक स्टार को खींच कर लाने में हमें कितनी पावर खर्चा करनी पड़ेगी, तो ये एवरेज पावर हुआ जो कि वर्क डन देखेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 15 इंटू 10⁻³ और टाइम है आपका 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो ये तो कट गया, तो 15/5 यानी कि 3 वाट इतनी पावर हमें खर्चा करनी पड़ेगी। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 2.97 मतलब लगभग 3 आ गया। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए भाई, और इसके रिजल्ट को आप देख लीजिए और प्रोसेस को, और ये आप सवाल में नोट कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। मैग्नेटिज्म में कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो अगर रुका हुआ है, या पॉजिटिव चार्ज हो रुका हुआ है, या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा और दोनों जैसे रखे हैं वैसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो QVB sin थीटा होता है। तो क्योंकि इस सवाल में वेलोसिटी नहीं है, इसलिए दोनों पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में लगाए गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में लगा दिए गए और एक चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंक दिया गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को इसमें फेंक दिया गया, तो इस पर सिर्फ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही केवल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेललिटी में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। तो एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास यानी कि QE/m। तो कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, और पार्टिकल अपनी वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन होगा इसलिए पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता जाएगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और वो सीधी रेखा में ही चलता रहेगा, यानी कि आंसर होगा एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन go on moving same direction with increasing velocity। सेम डायरेक्शन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन विद एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये आपका 25 क्वेश्चन तक का स्लाइड था, स्लाइड 25 क्वेश्चन तक का ही बना।
तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, और अब 26 से लेके 45 तक हम लोग नेक्स्ट सेशन में अभी करेंगे। ठीक है।